खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के टॉपर्स व्यू प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी 2022 की टॉपर ऐश्वर्या दुबे से। उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आप दर्शकों को अपना परिचय देना चाहेंगी? मेरा नाम ऐश्वर्या दुबे है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट क्लेयर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा से ही की थी। फिर मैंने एक बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स किया था कंप्यूटर साइंस से दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से, और 2019 से मैंने ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की। और अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 में मेरे को 9th रैंक मिली है और पोस्ट मिला है डेप्यूटी कलेक्टर। बड़ी अच्छी बात है कि इस बार का जो रिजल्ट है वह दिखाता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। तो अपने सिलेक्शन को लेकर के आपकी क्या उम्मीद थी? क्या आपको लग रहा था आप टॉप करने वाली हैं? एक्चुअली मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मेरा मेन फोकस यूपीएससी था। पीसीएस मैंने उसी की नॉलेज पे दिया था, तो मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और दूसरा मेरा जो वीक पॉइंट था वो हिंदी था, तो वो मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेंस अच्छा गया था, पर इतनी अच्छी रैंक आएगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, मतलब कि हर टॉपर के साथ वैसे ऐसा होता ही है, उसको ये लगता नहीं कि वो टॉप करेगा पर वो करता है। तो वैसे लक कैसा रहा आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था और जॉब मिलना ही आजकल बहुत बड़ी बात है। जब रिजल्ट आया आप उस वक्त कहाँ पे थी, क्या सिचुएशन थी और फिर क्या रिएक्शन निकला आपका और वहाँ आसपास जहाँ भी आप थी? एक्चुअली रिजल्ट जिस दिन आना था उस दिन सुबह से ही था कि आ जाएगा आ जाएगा। तो मैंने 6 to 7 तक PM तक वेट किया कि अब आएगा अब आया, लेकिन वो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, आ ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने फ़ोन साइड रख दिया था। फिर अराउंड 8 o'clock शायद मेरे फादर ने मुझे कॉल किया था कि रिज़ल्ट आ गया है और तुम्हारे नाम से 9th रैंक आई है। पर वो रोल नंबर श्योर नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे बोला एक बार रोल नंबर चेक करो कि तुम्हारा है क्या। तो देन आई चेक, तो वो मेरा था। और उसके बाद फिर बधाइयों का तांता लग गया हाँ, होगा। फिर सबको पता चल गया था। तो सिविल सर्विस में आने की ये चाह आपकी कब से हुई और क्या कोई खास वजह थी? सिविल सर्विसेज पहले से ही बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं था कि ऑफिसर बनना है, पर ऐसा कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, ना ही मैंने ऐसा ड्रीम सोचा था कि नहीं मुझे यही करना है। इनिशियली जब 12th में फॉर्मुलेशन हुआ था तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। फिर जब मैंने कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया तो उसके फाइनल ईयर में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, होल इन द वॉल इनिशिएटिव करके, जिसमें मैंने विलेज चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट किया, उनके बारे में जाना। तो मुझे लगा कि एक कंप्यूटर साइंस का छोटा सा सोल्यूशन उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। पर प्राइवेट सेक्टर में इतना वो लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर मैं अपनी कंप्यूटर साइंस नॉलेज को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर सकती हूँ बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो शायद सिविल सर्विसेज होगा। तो फिर फाइनली वो जो ट्रांजिशन था वो फाइनल ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में हुआ। तो आपने फिर उसके बाद एक टारगेट बना लिया और उसकी ओर अब बढ़ रही हैं। हाँ। तो आप जब यहाँ तक सफल हो चुकी हैं कि आप टॉप कर चुकी हैं यूपीपीएससी 2022 में, अपने आप में देखा जाए तो एक ऐसा राज्य जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है और अपने आप में इतना बड़ा कंपटीशन है और आप टॉप 10 में आई हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? श्रेय डेफिनेटली फैमिली को, क्योंकि अगर वो मुझे मौका नहीं देते अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर करने की तो शायद नहीं कर पाती। क्योंकि फाइनेंशियल इमोशनल जितना भी सपोर्ट चाहिए होता है पूरा फैमिली से मिला। उसके बाद मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग है, सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे फ्रेंड्स, तो सबका इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है इस सक्सेस में। और ये जर्नी कैसी रही? जर्नी तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इनिशियली तो आप बहुत मोटिवेटेड होते हो, लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो वो फेस आता है कि आप सेल्फ डाउट करने लगते हो कि आपके लिए बना भी है या नहीं। पर आपका अगर वाई स्ट्रॉन्ग है कि आप घुसे क्यों थे, क्योंकि आपका कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। ये सोसाइटी या फैमिली या किसी और ने आपको बताया हो इसलिए आप घुसे हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका खुद का डिसीजन होता है तो फिर आपको लगता है कि नहीं एक और देना चाहिए। जब सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अपने खुद के रीज़न हो, दूसरों के रीज़न से हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। एक सवाल आता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी अभी करना चाह रहे हैं उनके मन में रहता है कि हम कब से शुरू करें तैयारी। जैसे कोई कॉलेज में है तो चाहता है हम अभी से शुरू कर दें। आजकल तो लोग मैसेज करके पूछते हैं कि स्कूल से ही हम क्या तैयारी शुरू कर दें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो उनका स्कूल कॉलेज हो गया, कॉलेज में बाद अब जॉब में है, अब वो सोच रहे हैं कि अब हम शायद दोबारा तैयारी करें। उनको मोटिवेशन मिलता है आप जैसे लोगों का इंटरव्यू जब वो देखते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है, कब से उन्हें शुरू करना चाहिए? ये तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है। मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है वो शेयर कर सकती हूँ। मेरा मानना ये है कि आप जो भी चीज़ करो उसमें 100% दो, और आप एक बार में एक ही चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आप सबके पास 24 आवर्स है।
और ये प्रिपरेशन कम से कम आपसे 8 या 10 घंटे मांगता है, तो जनरली आप इसके साथ बहुत मुश्किल होता है कि आप कुछ और कंसिडर करो। तो मेरा प्लान यही था कि मैं अपनी ग्रेजुएशन अगर कर रही हूँ तो उससे भी मैं 100% दूँ, ताकि आगे चल के अगर मेरा नहीं हुआ, ये हो भी सकता है कि नहीं हो, तो मेरे पास एटलीस्ट मेरा ग्रेजुएशन तो स्ट्रांग हो कि मैं उस फील्ड में जा सकूँ। तो वो है। फिर उसके बाद मैंने ये चॉइस ली थी। अगर आप जॉब या किसी के साथ करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये 50-50% होगा, तो उतने ही चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको एक डेडिकेटेड ही एक ही टारगेट रखो तो ज़्यादा अच्छा है। और मान लीजिए किसी ने अगर मन बना लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले वो किस बात का ध्यान रखे तैयारी करने की शुरुआत में? सबसे पहले तो वो अपने आप को एनालाइज करे कि वो सच में ये करना चाहता है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी चॉइस सोसाइटी और फैमिली से बन जाती है कि सब लोग कहते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है या इतना लाइमलाइट मिलती है, तो हम उससे प्रभावित होकर इसमें आना चाहते हैं। तो वो कॉज नहीं होना चाहिए। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप रियलिटी में ये करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप एनालाइज करो, फिर आप समझो कि प्रिपरेशन क्या मांगती है और आप इसके लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि मिड में आके छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब तैयारी की बात कर लें, जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि आखिर हम प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। आई थिंक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी साथ ही चलती है, क्योंकि बुक्स सेम होती है, रिसोर्सेज सेम होती है, बस पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। जहाँ मेंस में हमें कंसेप्ट का अपने पॉइंट्स बनाने होते हैं, ओपिनियन फॉर्म करना होता है, वहीं प्रीलिम्स में हमें कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस याद करने होते हैं। तो रिसोर्सेज आप सेम ही रखो और मेन फोकस आप बुक्स पे करो। मतलब NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियोस देखते हैं, पर वीडियोस ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता बुक्स का, सप्लीमेंट्री हो सकता है पर ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। इस पूरी तैयारी में जैसे एक तो है कि हमें स्टैंडर्ड बुक्स की तैयारी पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, उसके साथ साथ अगर बात करें क्लासरूम की, आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासरूम भी अवेलेबल हैं, स्पेशली कोरोना के आने के बाद से, तो क्लासरूम कितना बेनिफिशियल होगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, या कौन सा बेटर होगा, और अगर होगा तो कौन सा होगा? आई थिंक ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कोरोना के समय जब कोई नहीं था तो ऑनलाइन मोड बहुत इफ़ेक्टिव था। जो रूरल एरियाज़ में जो नहीं आ सकते दिल्ली, या जो सेंटर्स हैं प्रिपरेशन के, उनके लिए ऑनलाइन मोड बेटर है, पर जो आ सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन है। आई थिंक हाइब्रिड करना चाहिए कि आपने ऑफलाइन कर लिया, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो ऑनलाइन देख ली। और मेरे ख्याल से क्लासेस ये होती है कि आपको एक डायरेक्शन देती है, आपको बताती है राइट पाथ कौन सा है, क्योंकि इसमें राइट पाथ ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये है कि राइट पाथ ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, कि कभी कभी बहुत सारे विद्यार्थी बताते हैं कि वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद उन्हें पता चला कि वो गलत रास्ते पर ही थे। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ तैयारी के दौरान कि आपको लगा हो कि तैयारी का डायरेक्शन सही नहीं था? इनिशियली जब फर्स्ट प्रीलिम्स फेल हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन सही नहीं था। उसके बाद डायरेक्शन सही किया, क्योंकि जब मैं भी घुसी थी तो मेरा बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट था, तो मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए चीज़ों को ढूंढने में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारी हैं। तो उसके बाद जब फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो फिर मैंने एनालाइज़ किया कि कहाँ चीज़ें गड़बड़ हुई और फिर उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। प्रीलिम्स में अगर कोई विद्यार्थी आपसे पूछे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ जाए, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप कोर बहुत अच्छा करो, अपना कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। ज्योग्राफी अगर आपने 4 NCERTs पढ़ी हैं तो उसके सारे कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि 60 to 70% क्वेश्चंस कोर से होते हैं और वो इनफ है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। टॉप नहीं करना है प्रीलिम्स में। बाकी आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखो और उनको देखो वो कहाँ लिंक होते हैं क्वेश्चन से। और टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है, ताकि क्योंकि जब भी एग्ज़ाम के वो 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी पहले से बनी हुई है तो आप वहाँ काम और कंपोज रहते हो, नहीं तो ब्लैंक होने में टाइम नहीं लगता। अब मेंस की बात करें अगर प्रीलिम्स के बाद, तो उस अगले चरण में स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय होता है, उस वक्त हम मेंस की तैयारी पे क्या बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए? पहले मेंस में आपको कोई रिसोर्स चेंज नहीं करनी है, नया नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं होता, वो 2-3 महीने होते हैं, उसमें आप अपना पहले से पढ़ा हुआ रिवाइज करो, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ आप कुछ नया उठाओ। दूसरा, आपको ऑप्शनल बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपकी रैंक ऊपर या नीचे कर सकता है। अब तो ऑप्शनल हट गया है, तो अब हमें यूपी स्पेसिफिक फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ अपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ढूंढना पड़ेगा मेंस में, दूसरों से हट के अपने आंसर्स करने के लिए। तो जैसे मैंने सनसेट टीवी का थोड़ा सा फोकस किया था, वहाँ से मैंने PM मोदी के कोट्स या S जयशंकर के कोट्स अपनी एक डायरी बनाई थी, ताकि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इनको पुट करके अंडरलाइन करूँ ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिले। हाँ, क्योंकि
इनकी जो कोट्स हैं, इनकी बातें हैं, वो याद भी रहती हैं, ध्यान भी रहती हैं लोगों को। तो कॉपी चेक करने वाले को भी बात पता होगी कि आप कितनी एक्टिव हैं, देख रही हैं, जागरूक हैं। एक बात आती है यहाँ पे आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए, या एक कोई खास समय है कि इसी समय से करनी चाहिए, या शुरुआत से ही करते रहना चाहिए? आई थिंक जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है एक आंसर लिखना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो पूछ क्या रहा है। हाँ, आंसर को लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए वो पूछ क्या रहा है। तो जब आपने इसे मान लो एक सब्जेक्ट कर लिया ज्योग्राफी, तो फिर आप उस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर सकते हो मेंस के। और मैंने जो करती थी, जैसे राइट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं, तो मैं PYQ ज़रूर देखती थी कोई सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, ताकि मुझे पता हो कि इस बुक में मुझे लिए इम्पोर्टेंट क्या है और क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, और कहाँ से, हाँ कहाँ से बन रहे प्रश्न हैं, पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपने बुक पढ़ ली है तो आप फिर मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हो। इनिशियली फर्स्ट राइटिंग जो आंसर्स होते हैं, वर्स्ट आंसर्स होते हैं, वो आपको भी नहीं पसंद आते, पर धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती हैं। तो मतलब ये आंसर राइटिंग में हम खुद को ही जज कर सकते हैं ऐसे कि हमारे आंसर अभी शुरू में ख़राब हैं, अब हम बेहतर कर रहे हैं? क्या उतने समझ हमें आ जाती है तैयारी के दौरान, या हमें दूसरों से ही कॉपी चेक करानी चाहिए या मॉक देना चाहिए? टेस्ट सीरीज डेफिनेटली हेल्प करती है, क्योंकि सामने वाला वो देख सकता है जो हम नहीं देख सकते, तो एक थर्ड व्यू भी ज़रूरी होता है। उसके साथ टॉपर्स की कॉपीज़ भी हेल्प करती हैं। आप टॉपर्स ने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, आप सेम क्वेश्चंस लिख लो और उनके आंसर्स अपने से कंपेयर कर लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उनमें और मेरे में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। उससे ये पता चलता है कि आयोग को कैसे जवाब पसंद आ रहे हैं। हाँ, फिर हमें आसानी हो जाती है। अब बात आती है इंटरव्यू की। उसके लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? इंटरव्यू के लिए मैंने इसमें उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कुछ चीज़ें पढ़ी थी, आगरा के बारे में, और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा। इसके अलावा इसमें कुछ मतलब मैंने जो देखा अपना इंटरव्यू, उसमें ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन इंटरव्यू की ऐसी स्पेसिफिक नहीं होती, वो आपकी प्रिपरेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपने अगर मेंस में एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दिया है, तो आप इंटरव्यू में भी बैलेंस्ड रहते हो। तो आई थिंक वो थ्रू आउट जो आपकी नॉलेज होती है ना, वो हेल्प करती है इंटरव्यू में। इस समय जो एक है कि मॉक इंटरव्यू हर कोई दे रहा है अपने रियल इंटरव्यू के पहले, तो वो कितना हेल्पफुल रह रहा है? नहीं, वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको एक तो बैठने का, उठने का, सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर आप वो प्रेशर एक बार हैंडल कर लेते हो, तो आप वहाँ थोड़े काम रहते हो कि आप ये पहले झेल चुके हो, तो आप मैनेज कर लोगे इन क्वेश्चंस को। तो आपका वो जो कामनेस, पेशेंस और वो चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं, वो एक बार टेस्ट हो जाती हैं। दूसरा ये है कि आपको कुछ टॉपिक्स भी पता चलते हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। तो आई थिंक मॉक्स हेल्प करते हैं। तो इस तरह से तो हमें पता चलता है मोटा मोटा कि आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में किन बातों का विशेष ध्यान रखा। लेकिन आपका रूटीन क्या था पूरी तैयारी में? एक्चुअली मेरी पर्सनल रूटीन ये है कि मुझे लॉन्ग सिटिंग्स लेना पसंद है, मुझे बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। तो मेरा यही होता था कि मैं 12 PM से रात के 9 बजे तक पढ़ती थी, तो अराउंड 8 to 10 आवर्स मेरी सिटिंग होती थी। अच्छा, ये तैयारी के घंटे एक तय होते हैं कि 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, या हर किसी के हिसाब से कुछ अलग अलग भी हो सकता है? आई थिंक अलग अलग ही होता है। आपको गोल सेट होने चाहिए। जैसे अगर एक बुक एक हफ्ते में कंप्लीट करनी है, तो पर डे टारगेट क्या होगा। और मेरा ये रहता था, मैं सुबह फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे ये पोर्शन कंप्लीट करना है। तो अगर वो उस टाइम में नहीं हो रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और हो जाता है तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। तो आई थिंक टारगेट बेस्ड स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात आती है फ्रेंड सर्कल की। तैयारी के दौरान हर किसी का एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो वह कितना कीमती होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है आपकी तैयारी के लिए, या होता ही नहीं है महत्वपूर्ण, बल्कि नुकसानदायक हो सकता है? एक्चुअली ये बहुत सब्जेक्टिव है। आपको अपने फ्रेंड्स सीव करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं हो जाएगा, तो उन फ्रेंड्स को हमें साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी ग्रूलिंग जर्नी होती है कि हमें एक चाहिए होता है जो हमें पीछे से सपोर्ट करे। बाकी अगर कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ टू ब्लॉक देम। फर्स्ट थिंग। मान लीजिए पूरी तैयारी हो गई, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमें सब कुछ आता है, लेकिन रिवीजन हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा सिलेक्शन में? रिवीजन का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितने रिवीजन उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन का, क्योंकि रिवीजन से आप इंटर रिलेट कर पाते हो कंसेप्ट्स को। यहाँ पे पेपर जो आता है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, वो सारे सब्जेक्ट्स मिक्स्ड होते हैं। तो आप तभी उसको अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपका वो इंटर रिलेशनशिप बनी है, कनेक्शंस बने हैं, और वो रिवीजन के बिना पॉसिबल नहीं है। अपनी पूरी जर्नी में आपने अपने अंदर क्या क्या ऐसी खूबियाँ देखी जो आपने खुद महसूस की या लोगों ने आपको बताई, या क्या ऐसी खामियां आपने देखी जो आप में हैं और उन्हें आपने दूर किया, क्योंकि अब आप टॉप कर चुकी हैं तो दूर करके ही निकली होंगी? क्या है वो? जो रीज़न्स थे मेरा आने का, कि मेरे में पेशेंस है,
कि मैं इतने लंबे समय तक प्रिपेयर कर सकती हूँ। दूसरा ये था कि मेरा मोटिव सोसाइटी की तरफ था अंदर से, तो वो मेरे को एक ड्राइवर की तरह काम किया। और तीसरा ये था कि मेरे को पढ़ने की आदत है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल अब तक मेरे को वो ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता बुक्स पढ़ने में, तो वो मेरे को इस जर्नी में हेल्प किया। इसके अलावा चौथी चीज़ ऑनेस्टी। अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो मैं उसके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली कर रही हूँ और उसको 100% देना है। लेकिन कुछ खामियां मुझ में भी थी। एक तो मैं सुबह नहीं उठ पाती, ये पर इस जर्नी में मुझे करना पड़ेगा कि प्रीलिम्स सुबह होता है तो उसमें सुबह सेटिंग करनी है। और दूसरा ये है कि कभी कभी मेरे को स्टार्टिंग में गुस्सा थोड़ा आ जाता था, लेकिन वो इस जर्नी में धीरे धीरे चीज़ें वो कवर अप होने लगी। मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी को किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उसे अपना रूटीन बना के रखना चाहिए, वो धीरे धीरे पूरी तैयारी के दौरान खुद में डेवलप हो ही जाता है। एक सवाल आता है कि इस लंबी प्रक्रिया में कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा आप उदास हो गई हो, निराश हो गई हो, लग रहा हो कि मुश्किल है यह तैयारी और सिलेक्शन लेना? एक्चुअली मुझे इतना लंबा समय नहीं हुआ था क्योंकि मेरा सेकेंडरी अटेम्प्ट था ये, तो इतना नहीं हुआ। हाँ, पर फर्स्ट प्रीलिम्स जब नहीं हुआ था तो लगा था कि एक बार और सोचना चाहिए कि यही है या दूसरा चेंज करना है, पर उसको एक और मैंने ट्राई दिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत चलन में है कि करंट अफेयर के लिए लोग आजकल वेबसाइट पे चले जाते हैं या यूट्यूब पे चले जाते हैं। आपके नज़र में क्या बेटर है या किस प्रकार से हमें यह तैयारी करनी चाहिए? ये आप पे डिपेंड करता है वैसे, पर यह है कि ऑनलाइन में एक आपका हेल्थ इशू रहता है। एक तो आई साइट का प्रॉब्लम, प्लस सिटिंग का, इतने स्क्रीन के सामने बैठना, और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होना वो है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। वही ऑफलाइन क्लासेस में दूसरा ये होता है कि आपका टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आप पर्सनल बॉन्ड्स भी डेवलप करते हो, आपको कई सारे फ्रेंड्स मिलते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शायद पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये अपनी चॉइस हो सकती है। हाँ। कि अपनी सुविधा है तो आप ज़रूर करिए, नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, या तो फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए जिस प्रकार से बेहतर हो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे सवाल आपसे वो पूछ लेंगे, आपसे सारे सवालों के जवाब भी ले लेंगे, लेकिन फिर भी वो चाहेंगे कि आप उन्हें कुछ और बता दें, शायद उनकी तैयारी में वो काम आ जाए। तो आपकी तरफ से ऐसी कोई खास सलाह है? खास सलाह तो ऐसी कुछ नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप अपनी प्रिपरेशन को हमेशा एक ऐसी स्ट्रैटेजी ज़रूर रखिए जो आपको दूसरों से थोड़ा सा अलग करे, ताकि आप रेस से थोड़ा सा बाहर हो सको। तो उसमें जैसे मैंने सनसेट टीवी को लिया, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो लोकल एग्जाम्पल्स कोट करते हैं। तो आपकी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप ज़रूर, हो सकता है आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हो, तो वो एग्जाम्पल्स भी आपके मीन्स में या कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो वो आपको अपना एनालाइज करके फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से एज दे देंगी। तो उसका आप पहले से ही प्रीलिम से ही एक डायरी मेंटेन कर लो, तो आपकी मेंस में बहुत हेल्प करती है। इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बात है इस सिलेक्शन के बाद जिसे आप कहेंगे कि ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रहा पूरी तैयारी में? चैलेंजिंग आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बीइंग अनएम्प्लॉयड। जब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो और फिर आपके, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब आपके सारे फ्रेंड्स जॉब पे होते हैं और वो लोग प्लान कर रहे होते हैं ट्रिप्स और आप पढ़ रहे होते हो, तो आपको भी अंदर से लगता है कि ये हमारे पास भी हो सकता था जो हमने गंवाया, और ये भी श्योरिटी नहीं होती कि हो गई। ये ज़ीरो और हीरो का गेम होता है, या अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ज़ीरो हो, आप कितना भी पढ़ लो आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप पढ़ रहे हो, और जब आपका सिलेक्शन होता है तभी आप हीरो बनते हो। तो आई थिंक अनएम्प्लॉयड रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। तो फिर इस चीज़ से अपने आप को कैसे संभाल के रखा? इस चीज़ से ये रखा कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, आपको बिलीव होना चाहिए कि नहीं हो जाएगा, ये सब चीज़ें हम एक दिन कर लेंगे। हाँ ये हो जाएगी, और अगर एक बार सिलेक्शन होगा तो आपके पास इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐश्वर्या की बातों से समझ में आया कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। बहुत अच्छा लगा ऐश्वर्या आपसे बात करके, और एक बार फिर से आपको टीम दृष्टि और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।